अच्छा, आज के लेक्चर में जो वीक 5 क्लास 2 है, इसमें बेसिकली हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल मेल और फीमेल इन्फेंट का, ठीक है? लाइक क्यों ये जेंडर वाइज चेंजेस आ जाती हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जी सर। कभी कभी इंसान जो है बॉय की तरफ चला जाता है, कभी गर्ल जेंडर की तरफ, ठीक है? तो अब क्या है, द हेरिडिटी बेसिस फॉर सेक्स डिफरेंसेस बिकम क्वाइट क्लियर इफ वी एग्जामिन द क्रोमोसोम्स ऑफ नॉर्मल मैन एंड वुमेन, ठीक है? अगर हम एग्जामिनेशन करें क्रोमोसोम्स की ऑफ नॉर्मल एंड मैन एंड वुमेन, तो उसकी वजह से जो है हमारी जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ हेरिडिटी बेसिस है फॉर सेक्स सेक्स डिफरेंस, वो जाके उसके रिलेटेड हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, मुझे 1 मिनट दे, एक पेज वहां पे रह गया है, मैं ले आता हूँ, उसमें थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन है। ठीक है सर। अच्छा, अब क्या होता है, these chromosomal portraits, जैसे हम कैरियोटाइप्स भी कहते हैं, ठीक है? कैरियोटाइप्स किसे कहते हैं? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम जितनी भी क्रोमोसोम्स है ऑर्गेनिज्म की, उसकी जो है ना पेयरिंग करते हैं और उसे जो है ना ऑर्डर फॉर्म में लाते हैं, और फिर उसकी जो है ना हम एक स्नैपशॉट जो है जाके लेते हैं, जैसे हम जीनोम स्नैपशॉट कहते हैं, ठीक है? उसकी जो है ना जब हम उसकी पेयरिंग एंड ऑर्डरिंग कर लेते हैं ना, तो उसके बाद जो है ना हम उसकी एक पिक्चर ले लेते हैं, ठीक है? तो वो हमारे साथ क्या आ जाता है, कैरियोटाइप या क्रोमोसोमल पोर्ट्रेट आ जाते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या रिवील होता है, दैट 22 ऑफ द 23 पेयर ऑफ ह्यूमन क्रोमोसोम, उसे हम ऑटोसोम्स कहते हैं, जो कि मेल एंड फीमेल में जो है ना सिमिलर्स होते हैं, ठीक है? अच्छा, जो जेंडर डिटरमाइन करता है वो कौन करता है, 23rd पेयर करता है, जिसे हम सेक्स क्रोमोसोम्स कहते हैं, ठीक है? इन मेल द 23rd पेयर कंसिस्ट ऑफ वन एलोंगेटेड बॉडी, जिसे हम एक्स कहते हैं, एंड एक शॉर्ट स्टबी कंपेनियन, जिसे हम वाई क्रोमोसोम कहते हैं, ठीक है? इन फीमेल बोथ दीज सेक्स क्रोमोसोम्स आर एक्स क्रोमोसोम, मीन जो मेल है उसमें जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है वो एक्स एंड वाई है, और फीमेल में जो 23rd पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, सेक्स क्रोमोसोम जिसे हम कहते हैं, वो दोनों एक्स एक्स है, ठीक है? अब क्या होता है, अगर आप लोगों ने देखा हो तो थ्रू आउट हिस्ट्री आप लोगों ने अगर ये चीज नोट डाउन की हो, दैट अक्सर जो मेल होता है या इन लॉज होते हैं, वो बच्चे की माँ को ही जो है ना वो करते हैं, ब्लेम करते हैं कि तुम एक बेटा इस फैमिली को या खानदान को नहीं दे सकते, और ये और वो जी तुम में फर्क है, और ठीक है, उसकी वजह से उनकी डाइवोर्स सम टाइम हो जाती है, और सम टाइम लड़ाई झगड़े। हालांकि ये सारा मसला जो है फादर की तरफ से मेल में। होता है, ठीक है? ये सारा मसला फादर की तरफ से होता है, लेकिन हमारी सोसाइटी में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि इस चीज को जान सके कि ये प्रॉब्लम बेसिकली मदर में नहीं है, बल्कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है, ये फादर की साइड से आ रही है, क्योंकि दोनों साइड से जो है ना एक एक क्रोमोसोम पेयरिंग के लिए जा रहा है। तो फीमेल में तो ऑलरेडी एक्स क्रोमोसोम है, यहाँ से तो जो है ना जी चाहे सर। फर्स्ट वन एक्स जाएगा या सेकंड वन एक्स जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क कहाँ से पड़ेगा, अगर मेल की तरफ से एक्स आता है तो लड़की होगी, अगर मेल की तरफ से वाई आता है तो बॉय होगा। तो सारी प्रॉब्लम जो है कहाँ पे है, मेल की तरफ से होती है। बट अनफॉर्चुनेटली हमारी सोसाइटी के लोग इतने मासूम हैं, जिनमें जो है ना इन चीज़ों की अवेयरनेस नहीं है, और सारी उम्र जो है ये लोग एक लड़की को उस लड़की की पैदाइश के लिए ब्लेम कर रहे होते हैं, ठीक है? When the sex chromosomes of genetic XY males segregate into gametes during meiosis, half of the sperm produced will contain an X chromosome and half will contain a Y chromosome. अच्छा, अब क्या होता है, जो सेक्स क्रोमोसोम्स ऑफ जेनेटिक मेल है एक्स वाई, जब वो सिग्रीगेट हो जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं इनटू एक्स एंड वाई, ठीक है? तो क्या होता है, ऑन द अदर साइड जो ओवा होता है प्रोड्यूस बाय जेनेटिक एक्स एक्स फीमेल, ऑल कैरी एन एक्स क्रोमोसोम। तो अब क्या होता है, एक एक गैमीट इन दोनों की तरफ से जाके जो है
फर्टिलाइजेशन की तरफ जाती है, जिससे एक जायगोट जाके बन जाता है, ठीक है। सो फar so good, we have a genetically unique boy or girl who has inherited thousands of genes on his or her 46 chromosomes, ठीक है। ये याद रखें दैट हर क्रोमोसोम में, हर एक क्रोमोसोम में, नॉट पेयर, एक क्रोमोसोम में तकरीबन या एक सेल में 30,000 जीन्स होते हैं, ठीक है। तो क्या होता है यहाँ पे, अब वी हैव अ जेनेटिकली यूनिक बॉय और अ गर्ल। किस वजह से यूनिक बॉय और गर्ल होते हैं? ड्यू टू डिफरेंट कंपोजिशन ऑफ जीन्स इन अ क्रोमोसोम्स, ठीक है। उसकी वजह से जो है ना इनमें यूनिकनेस आ जाती है। और यूनिक बॉय और गर्ल किस वजह से होती है वो मैंने ऑलरेडी आपको प्रोसेस समझाया है। नाउ हियर इज एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इज हाउ डू जीन्स इन्फ्लुएंस डेवलपमेंट एंड अ पर्सन फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक। फिनोटाइप तो मैंने ऑलरेडी आपको समझाया था ना, किसे कहते हैं फिनोटाइप को, मुझे बताएं। टाइप आपने कहा था सर, यस हम्म, सर भूल गए हम। और कोई बताएं। हाँ, किसी को नहीं आता? आई थिंक सो नहीं सर। देखिए, एक तो होते हैं ना जेनेटिक्स। जेनेटिक्स इनहेरिट मटेरियल क्या होता है, आपके पेरेंट्स से जो है ना जो ऑफस्प्रिंग की तरफ से इनहेरिट होती है मटेरियल, ठीक है, उसे हम जीनोटाइप कहते हैं, ठीक है। अब फिनोटाइप वो चीज होती है जब वो जेनेटिक मटेरियल एक्सप्रेस होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब आपके फादर की या आपकी अम्मी की जो है ना आईज ग्रीन है या ब्लू है, और वो जाके उस बच्चे में भी जो है ना उस तरह की आईज ग्रीन या ब्लू आ जाए, तो ये क्या हो रहा है, वो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुई है, एंड साथ में जो है ना उसने अपने आप को एक्सप्रेस किया है। तो ये एक्सप्रेशन जब जेनेटिक मटेरियल की हो रही होती है तो इसे हम फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। आप क्लियर है? यस सर। यस सर। बिल्कुल। अच्छा, यस अच्छा, सर। अब यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि जीन्स डेवलपमेंट को एंड जो पर्सन जो ऑफस्प्रिंग की फिनोटिपिक कैरेक्टरिस्टिक है उसे कैसे इन्फ्लुएंस करती है, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे आप क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट डू जीन्स डू, ठीक है, जीन्स क्या करते हैं बेसिकली। अच्छा, हाउ डू जीन्स प्रोमोट डेवलपमेंट। जीन्स जो है डेवलपमेंट को कैसे प्रोमोट करते हैं? एट द मोस्ट बेसिक, जो बेसिकली जो है ना, बेसिकली क्या होता है बायोकेमिकल लेवल पे अगर हम देखें तो जीन्स के जरिए जो है ना वो क्या होती है, प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड्स होती है, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ अमाइनो एसिड होती है जिसके थ्रू एंजाइम्स और अदर प्रोटीन्स जाके बिल्डअप हो जाते हैं, ठीक है। और वो एंजाइम्स और प्रोटीन जो होते हैं वो नेसेसरी होते हैं किस चीज के लिए? फॉर द फॉर्मेशन एंड फंक्शन ऑफ बॉडी। न्यू सेल्स, ठीक है। बॉडी में न्यू सेल्स बनते हैं, वो न्यू सेल्स किसी भी सिस्टम के हो सकते हैं, सर्कुलेटरी, नर्वस सिस्टम, स्केलेटल मस्कुलर सिस्टम हो गया है, आपका गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम हो गया है, ठीक है। अच्छा, अब जीन्स फॉर एग्जांपल for example, gene regulate the production of a pigment called melanin in the iris of the eye. मेलानिन जो होते हैं ना वो आपका जो स्किन कलर होता है ना, ये भी बेसिकली ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट होता है, ठीक है, जिसे हम मेलानिन कहते हैं। और मेलानिन जो है ना आपके आईज में भी प्रेजेंट होते हैं। जो आपका आइरिस है ना पीपल, बेसिकली इस आइरिस के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल आपका ये पिगमेंट होता है, ठीक है, जो कि रेगुलेट कौन कर रहा होता है? जीन्स कर रहे होते हैं। अच्छा, पीपल विद ब्राउन आईज हैव जीन्स दैट कॉल फॉर मच ऑफ दिस पिगमेंट, ठीक फॉर है। एग्जांपल। वेयर एज पीपल विद लाइटर और ब्लू और ग्रीन आईज हैव जीन्स दैट कॉल फॉर लेस पिगमेंटेशन, ठीक है। अच्छा, अगर किसी की जो है ना आई ब्राउन आईज हो तो उनमें जो है ना बेसिकली सच काइंड ऑफ प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट वो काफी ज्यादा होती है, उसकी रेगुलेशन काफी ज्यादा हो रही होती है। बट अगर एक बंदे की जो है ना आइज ब्लू और ग्रीन है तो वहां पे जो है ना फिर वो जीन्स जो है उस प्रोडक्शन ऑफ पिगमेंट को जो है ना इतना रेगुलेट नहीं करती, क्योंकि ऑलरेडी जो है ना वहां पे जो मेलानिन की प्रोडक्शन है वो काफी ज्यादा होती है, ठीक है। ब्राउन आइज का मैंने एग्जांपल दिया है, इसका इसमें जो है ना ब्लैक कलर भी आ जाते हैं इसमें, हेजल जो है हेजल भी आ सकता है,
ठीक है। अच्छा, जीन्स आल्सो गाइड सेल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अच्छा, अब कुछ सेल्स, जिस तरह मैंने आपको कहा है कि डिफरेंट सिस्टम के लिए डिफरेंट सेल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। तो ये कौन करता है? ये बेसिकली ये डिफरेंशिएशन भी जो है ना आपके बॉडी में जीन्स कर रहा होता है, ठीक है। मेकिंग अच्छा, जीन्स क्या कर रहे होते हैं? making some cells part of the brain and central nervous system and other cells part of the circulatory system, bone, skin and so on, ठीक है। तो ये सेल डिफरेंशिएशन वाली गाइडेंस जो है ये भी बेसिकली जीन्स कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा जीन्स इन्फ्लुएंस and are influenced by the biochemical environment surrounding them during development। अच्छा, जीन जो है वो बेसिकली इन्फ्लुएंस होता है किस चीज से? बायोकेमिकल एनवायरनमेंट से, जो ड्यूरिंग डेवलपमेंट उसके सराउंडिंग होती है, जीन्स के सराउंडिंग, ठीक है। बायोकेमिकल एनवायरनमेंट मीन वहां पे जो केमिकल रिएक्शंस वगैरह जीन्स के सराउंडिंग हो रही होती हैं, तो उसकी वजह से भी जो है ना जीन्स अफेक्ट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, a particular cell might become part of an eyeball or part of an elbow depending on what cells surround it during early embryonic development, ठीक है। माइक इसका ओपन है, बंद करें। अब यहाँ पे इसकी एग्जांपल इस तरह है कि पार्टिकुलर सेल्स होते हैं, ठीक है। दे माइट बिकम पार्ट ऑफ एन आई बॉल और पार्ट ऑफ एन एल्बो। ये किस चीज पे डिपेंड करता है कि ऑन व्हाट सेल बेसिकली दोज जीन्स सराउंड इट ड्यूरिंग अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। अर्ली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट वो होती है जो कि प्रेगनेंसी के दौरान हो रही होती है, ठीक है। इसके बाद क्या कहते हैं? दैट सम जीन्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेटिंग द पेस एंड टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट। कुछ जीन्स इस तरह होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं किस चीज के रेगुलेशन के लिए? स्टेप और टाइमिंग ऑफ डेवलपमेंट के लिए, ठीक है। दैट ये डेवलपमेंट किस टाइम पे करनी है, किस स्टेप्स की साथ करनी है। फॉर एग्जांपल, अब अगर ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आप लोग देखें तो सबसे पहले जो है ना, आई डोंट नो, अब मुझे जो है ना इसके रिलेटेड मैं कंफर्म नहीं हूँ कि पहले हार्ट बनता है कि ब्रेन बनता है, ठीक है। बट सर इस लोग तरह, कहते हैं ब्रेन बनता है सर। ठीक है। हाँ, मेरे ख्याल में ब्रेन पड़ता है, क्योंकि पहले जो है ना आपकी स्पाइनल कॉर्ड एंड नर्वस सिस्टम जो है ना जी डिकेम सर, फिर वो डिकेम सबको कंट्रोल। हाँ, हाँ बिल्कुल, डिकेम इनटू बीइंग। फिर अब ये एक फर्स्ट स्टेप हो गया, फिर इस फर्स्ट स्टेप के बाद जो है ना सेकंड स्टेप की तरफ जाते हैं, फिर थर्ड स्टेप की तरफ। टाइम टू टाइम जो है ये डेवलपमेंट हो रही होती है, टाइम टू टाइम एंड स्टेप टू स्टेप जो है ये सारी डेवलपमेंट हो रही होती है, और इसके लिए भी जो है ना डिफरेंट जीन्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। For example, that is specific genes are turned on or turned off by other regulatory genes at different points in the lifespan। अब इस तरह कुछ जीन्स होते हैं जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम या स्पेसिफिक एज में जो है ना जाके एक्टिवेट हो जाते हैं, और कुछ जीन्स इस तरह होते हैं एक स्पेसिफिक एज में जाके डीएक्टिवेट हो जाते हैं, और ये इन्हीं जीन्स को जो है ना दूसरे जीन्स पर डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ लाइफ स्पैन में कंट्रोल कर रहे होते हैं, रेगुलेट कर रहे होते हैं। अब फॉर एग्जांपल जीन्स क्या सर करते हैं? हाँ हाँ सर जैसे आपने कहा एग्जांपल ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ना 45 या 40 से अबव पर हाँ, ये स्टॉप हो खत्म जाते होते हैं, हैं। हाँ खत्म हो जाते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह अगर हम गर्ल्स में देखें तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो 44-45 तक उसकी लिमिटेशन होती है, और उसके बाद मेजॉरिटी ऑफ जो है ना 45-46 तक जो है ना स्टॉप हो जाती है। तो ये कौन कर रहे होते हैं? ये बेसिकली डिफरेंट जीन्स होती है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं फॉर इट, ठीक है। उस दौरान बस डीएक्टिवेशन हो जाती है उस जीन के। अच्छा, अब आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ जीन इस तरह होते हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं ग्रोथ के लिए, ठीक है, जो कि हम एक्सपीरियंस करते हैं ड्यूरिंग एडोलेसेंस। बट जैसे ही एडोलेसेंस खत्म होता है, हमारी अर्ली एडल्टहुड स्टार्ट हो जाती है 24-25 साल के बाद, तो हमारी वो जो ग्रोथ वगैरह हो रही होती है वो जाके स्टॉप हो जाती है। फॉर एग्जांपल, हमारी हाइट वगैरह हो गई है, और इस तरह मसल्स बिल्डअप हो गए हैं, ठीक है। इस तरह जी सर। फेशियल चेंजेस वगैरह हो गए हैं, वॉइस का चेंज होना, ठीक है। तो ये सारा जो है ना कौन एक स्पेसिफिक टाइम के दौरान हो रहा होता है, और वो स्पेसिफिक टाइम खत्म होते ही वो जीन्स जाके डीएक्टिवेट हो जाते हैं, ठीक है। फाइनली एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो इसमें है, दैट यहाँ पे सिर्फ जीन्स अपने इंटरनली रोल प्ले नहीं कर रहा होता, बल्कि इसमें जो है ना इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं जो कि क्लियरली इन्फ्लुएंस कर रहा होता है जीन्स के फंक्शन को, ठीक है।
फॉर एग्जाम्पल a child who inherit genes for tall stature, मतलब tall height के लिए अगर वो genes inherit करता है, तो ये पॉसिबल, ये जरूरी नहीं है कि उसने जीन जो है वो रिसीव किए हैं अपने पेरेंट्स से, तो वो जाके जो है ना आगे जाके जो है ना वो भी टॉल होगा। समटाइम एनवायरमेंटल फैक्टर की वजह से भी जो है ना जीन की जो फंक्शन है वो जाके अफेक्ट हो सकती है, ठीक है। अच्छा, अब कैसे, अब यहाँ पे एग्जांपल इस तरह आप लोग लिख सकते हैं, शुड ही एक्सपीरियंस वेरी पुअर न्यूट्रिशन फ्रॉम फॉर अ प्रोलॉन्ग पीरियड अर्ली इन लाइफ, he could end up being only average or even below average in height, despite having the genetic potential for exceptional stature, ठीक है। अब ये भी पॉसिबिलिटी है कि उसने जो है ना अर्ली लाइफ में जो है ना पुअर न्यूट्रिशन या पुअर डाइट जो है फॉर अ लॉन्ग पीरियड एक्सपीरियंस किया हो, जिसकी वजह से उसकी जो जीन की फंक्शन है वो जाके हाईली इन्फ्लुएंस हुई हो, जिसकी वजह से उसकी जो हाइट है वो एवरेज या बिलो एवरेज जाके रह जाती है। इवन यहाँ तक कि उसकी जो जेनेटिक पोटेंशियल है फॉर एक्सेप्शनल स्टेचर वो उसके बॉडी में प्रेजेंट रहता है, लेकिन एनवायरनमेंट फैक्टर की वजह से वो जाके इन्फ्लुएंस हुई है। सो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस कंबाइंड विद जेनेटिक इन्फ्लुएंस, ठीक है। एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस क्या होता है, वो जेनेटिक इन्फ्लुएंस के साथ कंबाइन होता है टू डिटरमाइन how a genotype is translated into a particular phenotype, the way one looks, feels, thinks and behaves, ठीक है। तो ये environmental influence क्या करता है, ये genetic influence के साथ combine हो जाता है genetic material के साथ, and फिर ये basically determine करता है, decide करता है कि कैसे एक genotype को translate करना है या express करना है into a particular phenotype, ठीक है। Environment affects the actions of genes at several different levels. For example, the nucleus contains the chromosomes and genes. ठीक है। अब जो environment है वो internal environment भी हो सकता है, external environment भी हो सकता है। Internal environment वो है जो कि आपके cells या chromosomes के around जो केमिकल रिएक्शंस हो रही होती हैं, इंटरनल एनवायरनमेंट बेसिकली वो होता है, ठीक है। तो एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द एक्शंस ऑफ जीन्स एट डिफरेंट लेवल्स, जैसे मैंने एग्जांपल लिया हुआ है, द न्यूक्लियस कंटेन्स द क्रोमोसोम्स एंड जीन्स, द एनवायरनमेंट विद इन दिस न्यूक्लियस मे अफेक्ट द एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल, ठीक है। द the internal environment that surrounds the cell may affect the gene expression, ठीक है। वही बात हुई दैट एनवायरनमेंट जो है उसकी वजह से जो है ना जीन्स जो है वो सेवरल डिफरेंट लेवल्स पे जो है ना अफेक्ट हो रही होती है। अब अगर हम एग्जांपल ले लें इनसाइड द सेल जो एनवायरनमेंट है, तो वहां पे सेल के अंदर जो है बेसिकली क्रोमोसोम्स एंड जीन्स प्रेजेंट होते हैं। विद इन द न्यूक्लियस जो एनवायरनमेंट होता है वो आपके एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को अच्छी खासी तरीके से जो है ना अफेक्ट या इन्फ्लुएंस कर सकता है, ठीक है। द इंटरनल एनवायरनमेंट दैट सराउंड द सेल में अफेक्ट द जीन्स एक्सप्रेशन, और उसकी वजह से जीन एक्सप्रेशन की जो एक्सप्रेशन ऑफ जीन है वो बेसिकली जाके अफेक्ट हो जाती है उस सेल की इंटरनल एनवायरनमेंट की वजह से। फाइनली द इंटरनल एनवायरनमेंट अफेक्ट्स द एक्सप्रेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल एज इलस्ट्रेटेड बाय द न्यूट्रिशन एंड स्टेचर एग्जांपल, ठीक है। अब अगर हम वहां पे ओल्ड एग्जांपल में देखें, जिस तरह मैंने आपको हाइट का कहा है, तो उसमें जो है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट ने क्या किया है, उसने एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल को जाके इन्फ्लुएंस किया है। किस वजह से, लाइक उसमें पुअर न्यूट्रिशन था, जिसकी वजह से लाइक जेनेटिक पोटेंशियल फॉर टॉल हाइट उसकी ब्लड में प्रेजेंट थी, सेल्स के अंदर वो जीन्स प्रेजेंट थे, बट ड्यू टू द एनवायरमेंटल फैक्टर और कंडीशन क्या हुआ है बेसिकली वो जो एक्सप्रेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल है वो जाके हाईली इन्फ्लुएंस हुआ है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सबको? जी सर। कोई क्वेश्चन तो नहीं है? नो सर। नो सर। In addition, some of the effects of the external environment are experienced by all humans and some are experienced by only some people, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ये क्वेश्चन है कि ये जो environmental effect है, external environment effect, ये sometime experience करते हैं by all the humans and sometime it is experienced by only some people। जो experience होता है, external environment experience होता है by all humans, उसे हम कहते हैं उस ह्यूमंस को एक्सपीरियंस एक्सपेक्टेंट इंटरेक्शन,
और जो सिर्फ कुछ लोगों को जो है ना एक्सटर्नल एनवायरनमेंट की एक्सपीरियंस हो रही होती है जीन्स पे, तो उसे हम कहते हैं एक्सपीरियंस डिपेंडेंट इंटरेक्शन, ठीक है। The most important point to take away from this discussion is the realization that genes do not simply code for human characteristics, but that they interact with the environment at many levels to produce proteins that eventually influence human characteristics, ठीक है। अब ये पूरी डिस्कशन से हमने क्या चीज बेसिकली सीखी है, that जो एक रियलाइजेशन हमारे माइंड में आई है कि ये ओनली जीन्स नहीं है जो कि हमारी ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को शेप कर रहा है या एक्सप्रेस कर रहा है। इट इज द कॉम्बिनेशन और द इंटरेक्शन ऑफ जीन्स विद द एनवायरनमेंट एट डिफरेंट लेवल्स, जिसकी वजह से बॉडी में प्रोटीन्स जाके प्रोड्यूस हो जाती है और वो इवेंचुअली क्या करता है, ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को इन्फ्लुएंस करता है, ठीक है। ये टॉपिक क्लियर है सबको? जी Yes, सर। sir. अच्छा, अब आते हैं हाउ आर जीन्स एक्सप्रेस, जीन्स अपने आप को एक्सप्रेस कैसे करते हैं। तो देयर आर 4 मेन पैटर्न्स ऑफ जेनेटिक एक्सप्रेशन। वन इज सिंपल डोमिनेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस, कोडोमिनेंस है, सेक्स लिंक्ड इनहेरिटेंस है, एंड पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम आते हैं सिंगल सेल सिंगल सेल इनहेरिटेंस पैटर्न की तरफ आते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम सिंगल डोमिनेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। there are four single gene inheritance patterns. Genes influence human characteristic in different ways, कि आप सबको you came to know that genes जो है इंसान की characteristic को different way में क्या कर रहा है, influence कर रहा है, affect कर रहा है। Sometimes human characteristics are determined by the actions of a single gene. Sometimes इस तरह होता है जो human characteristics होते हैं वो affect होते हैं, influence होते हैं, किस वजह से? By the actions of single gene only. But sometimes it is affected by the, it is determined by the actions of many genes who working together. मतलब वो genes who are working together उनकी actions की वजह से human characteristics जाके influence होते हैं, जिसे हम polygenic inheritance कहते हैं, ठीक है। अब क्या है understanding single gene inheritance pattern? It can help us build an understanding of the actions of genes and their interaction with the environment. अगर हम single gene inheritance pattern को समझने की कोशिश करते हैं तो ये चीज बेसिकली हमें किस चीज में हेल्प देगी? And understanding of the actions of genes, that actions of genes जो है ना बेसिकली हो कैसी रही होती है, उसकी मैकेनिज्म क्या हो रही होती है, और उसकी जो इंटरेक्शन है एनवायरनमेंट के साथ, और उसका फिर जो प्रोटीन उससे जो प्रोड्यूस होते हैं और वो फिर ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक को जिस तरह अफेक्ट कर रहा होता है। तो इन चीज़ों की जो है ना अंडरस्टैंडिंग हमें सिर्फ इस एक पैटर्न की वजह से आ सकती है, सिंगल जीन्स इनहेरिटेंस पैटर्न की वजह से, ठीक है। From there, we can turn to understand the mechanism at work when many genes interact to influence characteristic. और फिर उसके बाद हमें जो है इस mechanisms की समझ आएगी that कैसे बहुत सारे genes जो है combine होते हैं और वो फिर जाके human characteristic को influence करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा first task क्या होगा? is to examine pattern of single gene inheritance. That हमारा जो first task यहाँ पे है क्या है? that हम सिंगल जीन इनहेरिटेंस पैटर्न को जाके एग्जामिन करें, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है सिंपल डोमिनेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस। ये जो है हमारे पास अब इनमें पैटर्न्स में आ जाते हैं, ठीक है। सिंगल डोमिनेंस ये सिंगल डोमिनेंट ये जो है इसी के अंदर आता है सिंगल जीन इनहेरिटेंस पैटर्न में। Many human characteristics are influenced by only one pair of genes. अच्छा, जिसे हम एलील्स कहते हैं, एलील्स, ठीक है। एक मिनट मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा देखूं। एलील्स मेरे ख्याल में एलील्स ही होगा। बेसिकली इसकी जो मीनिंग है वो ये है, एलील्स हम उसे कहते हैं वेरिएशन ऑफ डिफरेंट या डिफरेंट फॉर्म ऑफ जीन्स को जो है ना हम एलील्स कहते हैं, ठीक है।
जीन्स के जो है ना, जीन्स की जो डिफरेंट टाइप्स है उसमें जो है ना काफी वेरिएशंस है, एक जीन दूसरी जीन्स से जो है ना जाके डिफरेंट है। एल एक बार, हाँ वही एलील्स है, ठीक है, एलील्स। जो ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक है, दे आर एक्चुअली इन सिंगल डोमिनेंट रिसेसिव इनहेरिटेंस, दे आर एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड बाय ओनली वन पेयर ऑफ जीन्स, जैसे हम एलील्स भी कहते हैं, ठीक है। और ये क्या होते हैं, वन फ्रॉम द मदर होता है, वन फ्रॉम द फादर होता है, ठीक है। एलील्स क्या चीज है, इट इज अ वेरिएंट फॉर्म ऑफ जीन्स, वेरिएंट्स क्या कहते हैं, डिस्टिंग्विश फॉर्म ऑफ जीन्स होते हैं, ठीक है, मतलब सारे जीन्स एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। ऑल्दो अच्छा, अब यहाँ पे जो है ग्रीगर मेंडल की बात आ जाती है। आप लोगों को पता होगा, आप लोगों ने मेंडल लॉ जो है वो पढ़ी होगी एफएससी में भी एंड मैट्रिक में भी, ठीक है। ये एक मॉन्क था जिसने जो है जीन्स के रिलेटेड एक एक्सपेरिमेंट की थी, ठीक है। यस सर। इसमें इस तरह इसने क्या किया था, he knew nothing of jeans, इसे जो है ना जीन्स के रिलेटेड कोई वो पता नहीं था कि जीन्स क्या चीज है और इसकी प्रोसेसिंग वगैरह कैसे होती है, ठीक है। 19th सेंचुरी मॉक था, ठीक है, 1900s में, ग्रीगर मेंडल 1800 में, सॉरी। उसने क्या किया था, he contributed greatly to our knowledge of a single gene pair inheritance। इसने काफी कंट्रीब्यूट किया था सिंगल जीन पेयर इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को जानने के लिए। और इसमें जो है ना इसने क्या किया था, क्रॉस ब्रीड किया था। क्रॉस ब्रीड मतलब जब आप यस सर। ट्रेन या जैसे ब्रीड को जो है ना क्रॉस करते हैं, तुखम को जो है ना जब आप एक दूसरे के साथ क्रॉस करते हैं, ठीक है। जिस तरह ये क्या कहते कुत्तों हैं, में जो होता है सर, डॉग्स में जो होता है वो क्रॉस भी हो ब्रीड। जाता है। और फ्रूट में अगर आप लोग देखें तो ये कीनो एंड फ्रूटर जो है, ये जो है ना ये आप पता नहीं माल्टे और जो नारंज होता है, पता नहीं उसकी जो है वो इनने वो क्रॉस ब्रीड किया हुआ है या क्या किया हुआ है, लेकिन मैंने जितना सुना है जो कीनो है वो ऑरेंज एंड जो नारंज वगैरह होता है उसके जो है ना क्रॉस ब्रीड हुई है, ठीक है। तो ये जो है ना उससे फिर जाके डिफरेंट चीज आपके सामने आ जाती है। तो इसने भी जो है ना क्रॉस ब्रीड किया था डिफरेंट ब्रीड्स ऑफ पीस को, जो वो होते हैं क्या कहते हैं इसे, मटर, ठीक है। एंड ऑब्जर्विंग द आउटकम, और क्रॉस ब्रीड करने के बाद जो है ना इसने क्या किया, जो आउटकम उसका था उसको जाके ऑब्जर्व किया, ठीक है। His major discovery was a predictable pattern to the way in which two alternative characteristic है। इसकी जो मेजर डिस्कवरी थी वो एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न था, दैट जिस वे में जो है ना वो टू अल्टरनेटिव कैरेक्टरिस्टिक जाके क्रॉस ब्रीड की जो ऑफस्प्रिंग थे उसे जाके जो है ना वो किया हुआ था। उसके बाद जो आउटकम वगैरह आई थी जिसमें इसने स्मूथ सीड को एंड रिंकल सीड को जो है ना क्रॉस किया था, एंड ग्रीन पॉड्स का वर्सेस येलो पॉड्स। ये पॉड्स जो होते हैं ये भी जो है ना जस्ट लाइक मटर के इस तरह सीड्स टाइप होते हैं, तो इसने ग्रीन पॉड्स एंड येलो पॉड्स को किया था एंड स्मूथ सीड वर्सेस रिंकल सीड्स को किया था। तो इसने जो है ना बेसिकली इसने जो प्रिडिक्शन पैटर्न की दी हुई थी और जो आउटकम इसने सोचे हुए थे, तो बेसिकली मेरी डिस्कवरी इसकी ये थी कि वही आउटकम जाके इसके पास उस एक्सपेरिमेंट की आई थी। ही कॉल्ड सम कैरेक्टरिस्टिक डोमिनेंट। अब इस क्रॉस ब्रीड की बाद मेजर डिस्कवरी में जो है ना इस दौरान इसने जो है ना इसने कुछ कैरेक्टरिस्टिक को डोमिनेंट कंसिडर किया था, बिकॉज दे अपीयर मोर ऑफन इन लेटर जनरेशन देन देयर ऑपोजिट ट्रेड व्हिच ही कॉल्ड रिसेसिव ट्रेड्स, ठीक है। इसमें जो है ना कुछ कैरेक्टरिस्टिक को जो है ना इसने डोमिनेंट कंसिडर किया था। क्यों? क्योंकि वो कैरेक्टरिस्टिक जो है ऑफनली अपीयर्ड हुए थे नेक्स्ट जनरेशंस में, एज कम्पेयर टू दोज ट्रेड्स जो कि बिल्कुल रिसेसिव रह गए थे। तो उसे जो है ना इसने नेम दिया था रिसेसिव ट्रेड्स का, ठीक है। अच्छा, डोमिनेंट ट्रेड्स वो होते हैं जो कि पावरफुल ट्रेड्स होते हैं और ये एक्सप्रेस होते हैं फेनोटिपिकली, और ये जो इफेक्ट ऑफ लेस डोमिनेंट जीन्स होती है उसके इफेक्ट्स को जाके ब्लॉक करती है, जिसकी वजह से वो रेसेसिव जीन बन जाती है, ठीक है। रेसेसिव जीन क्या होती है, अ लेस पावरफुल जीन दैट इज नॉट एक्सप्रेस फेनोटिपिकली व्हेन पेयर्ड विद द डोमिनेंट जीन, ठीक है। डोमिनेंट एंड रेसेसिव जीन की समझ आई है Yes, sir. सबको? आई है?
जी सर। अच्छा, among peers and among humans, an offspring's phenotype is not simply a blend of the characteristic of mother and father. अच्छा, अगर चाहे वो vegetables में हो या humans में हो, जो offspring phenotype होता है वो हमेशा blend कहते हैं mixture, वो हमेशा simply mixture of the characteristic of mother and father नहीं होता, बल्कि वन ऑफ द पेरेंटल जीन क्या करता है, वो हमेशा डोमिनेट करता है दूसरे को, या मदर की जीन्स जो है डिफरेंट फिनोटाइप्स कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं उसे जाके डोमिनेट करता है, या फादर की तरफ से कुछ जीन्स आए होते हैं जो कि मदर की तरफ से जो जीन्स आए होते हैं उसे जाके डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो इस तरह हमारे अंदर जो है ना ये मिक्स कैरेक्टरिस्टिक जाके आ जाते हैं फादर की साइड से भी एंड मदर की साइड से भी। एंड हाँ, ये भी हो सकता है कि मेजॉरिटी ऑफ ट्रेड्स जो है या कैरेक्टरिस्टिक वो आपकी एक पेरेंट्स के साथ मिलते जुलते हो, मतलब 75% एक 25% दूसरे, ठीक है। अच्छा, to illustrate the principle of simple dominant recessive inheritance, ठीक है। इसकी definition क्या है simple dominant recessive inheritance की? A pattern of inheritance in which one allele dominates another so that only its phenotype is expressed, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या होता है, फादर्स की साइड से भी जो है ना वन एलील रिसीव हुई है ऑप्शन को, मदर की साइड से भी वन एलील रिसीव हुई है। तो अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक की एलील इस तरह होंगे कि वो मदर के जीन्स को जो है ना जाके डोमिनेट करेगा। फॉर एग्जांपल आई कलर्स हैं, ठीक है। कुछ एलील्स मदर की साइड से इस तरह होंगे जो कि फादर के उसे फादर के जो एलील्स होंगे उस पे जाके डोमिनेट होंगे। तो वो क्या होंगे, फॉर एग्जांपल फेशियल जो नक्श वगैरह है, या हेयर कलर वगैरह हो गया, या हाइट वगैरह हो गया, ठीक है। तो क्या होगा, इस तरह जो है ना एक मिक्सचर सा जो है ना वो चल रहा होता है कैरेक्टरिस्टिक की। लेकिन इसमें जो है ना ये सिंपली इस तरह नहीं है कि कैरेक्टरिस्टिक बस आ रही है, यहाँ पे जो है ना जीन्स डोमिनेंसी एंड रिसेसिवनेस की बात है, ठीक है। ये बात ध्यान में याद रखिए। अच्छा, अब कंसिडर द फैक्ट दैट अबाउट three fourths of us have the ability to see objects clearly। अब ये एक फैक्ट इन्होंने दिया हुआ है कि ये एक फैक्ट है दैट हम ह्यूमन में से about 3/4% of people have the ability to see things clearly, to see objects clearly, जिसे हम normal vision कहते हैं। And 1/4 जो है they are unable to see things which are too far, जिसे हम myopic भी कहते हैं and nearsighted भी कहते हैं, ठीक है। This gene associated with normal vision is a dominant allele। Basically जो normal vision के लिए जो gene responsible होता है वो हमेशा dominant होता है, and a weakened gene resulting in nearsightedness is a recessive allele। That's why nearsightedness की जो प्रॉब्लम होती है, दूर की नज़र खराब होना, तो वो मेजॉरिटी ऑफ लोगों में जो है ना इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैं सेकंड लिंक आप लोग को सेंड करता हूँ, काइंडली उसे ज्वाइन करें, या एक 5 मिनट्स वेट करें, यहाँ पे ये अजान भी हो जाए ना, तो सेकंड लिंक मैं 5 मिनट्स के बाद सेंड कर देता हूँ, ठीक है। ठीक है सर।